हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा P53 प्रोटीन की। ठीक है, ये P53 प्रोटीन का सेल साइकिल रेगुलेशन में क्या रोल होता है और इसके डिफरेंट डिफरेंट रोल को हम डिस्कस करेंगे। ये जो P53 प्रोटीन है ये हमारी CUTPG लाइफ साइंस बॉटनी जूलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है और IITJM बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो P53 प्रोटीन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम। और जो भी बच्चे CUTPG की तैयारी कर रहे हैं या बॉटनी की, जूलॉजी में हम एनिमल फिजियोलॉजी या बोले तो एनिमल क्लासिफिकेशन को तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया। तो मोस्टली टॉपिक्स को तो हम कवर करेंगे, लेकिन हो एनिमल क्लासिफिकेशन हो गया या इसके बाद हम बात करें एनिमल फिजियोलॉजी, ये टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। और तो हम यहाँ पर अब आज स्टार्ट कर रहे हैं P53 प्रोटीन की बारे में। ठीक है, P53 प्रोटीन और इसका सेल साइकिल रेगुलेशन में क्या रोल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि P53 प्रोटीन का रोल हमें देखना है सेल साइकिल रेगुलेशन। तो पहले हम जान लें कि व्हाट इज P53 प्रोटीन। तो एक जीन होता है TP53, ये जीन इसको इनकोड करता है। ठीक है, और बनाता है P53 प्रोटीन। ठीक है, एक तो यह बात याद रहनी चाहिए, कौन से जीन के द्वारा कोड होती है, TP53 जीन के द्वारा ये प्रोटीन कोड होती है। ठीक है, दूसरा, इस प्रोटीन को हम ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन या इस जीन को हम ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, दूसरी चीज, इसे गार्जियन ऑफ द जीनोम भी कहा जाता है। गार्जियन ऑफ द जीनोम भी कहा जाता है, इसलिए इसे सेलुलर गेटकीपर के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। सेलुलर गेट कीपर के रूप में भी इसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये सारी इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। और इसके साथ इसमें एक चीज़ और है, इसकी लोकेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रोमोसोम पर ये कहाँ लोकेट होती है। तो ये क्रोमोसोम पर जो इसका लोकेशन है वो होता है 17p13.1 पोजीशन। ठीक है, 17वें क्रोमोसोम पर ह्यूमन के, जो इनकेस ह्यूमन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करते रहें। तो जब हम बात करेंगे ह्यूमन की, तो ह्यूमन के 17वें क्रोमोसोम पर पी आर्म पर, पी आर्म बोले तो शॉर्टर आर्म, क्रोमोसोम की शॉर्टर आर्म को पी आर्म कहते हैं और लार्जर आर्म को हम क्यू आर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 17th पोजीशन का क्रोमोसोम है और 17th नंबर का क्रोमोसोम है और इस पर इसकी पोजीशन है 13.1। ठीक है, यहाँ पर ये जीन प्रेजेंट होता है।
ये लोकेशन से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो P53 प्रोटीन सेल साइकिल रेगुलेशन में कैसे पार्टिसिपेट करती है, तो इसका भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमारी बॉडी में कोई भी स्ट्रेस आता है जिसे बोलते हैं सेलुलर स्ट्रेस, क्या, सेलुलर स्ट्रेस। जब कोई सेलुलर स्ट्रेस आता है तो हमारी P53 प्रोटीन एक्टिव होती है, तो हमारी P53 प्रोटीन एक्टिव होती है, ठीक है। और इस P53 प्रोटीन के बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आते हैं। एक तो ये रिस्पॉन्स देता है एपोप्टोसिस का रिस्पॉन्स, दूसरा डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर मतलब कि सेल साइकिल को अरेस्ट करने का भी काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस का भी रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। और किसका रिस्पॉन्स देगा, ग्रोथ अरेस्ट का भी रिस्पॉन्स देगा, मतलब कि जो सेल की ग्रोथ हो रही है उसे भी क्या कर देगा, अरेस्ट कर देगा। ये सारे रिस्पॉन्सेस देगा जब कोई सेलुलर स्ट्रेस होगा। अब सेलुलर स्ट्रेस जो है हमारी सेल में कौन कौन से हो सकते हैं सेलुलर स्ट्रेस, जैसे कि हम बात करें सेलुलर स्ट्रेस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोटिक एपरेटस डिस्फंक्शन, माइटोटिक एपरेटस डिस्फंक्शन हो जाए, जो हमारे माइटोटिक एपरेटस हैं उनमें कोई डिस्फंक्शन आ जाए, या टीलोमर इरोजन होने लगे। टीलोमर इरोजन बोलें तो जो क्रोमोसोम का इंड पार्ट होता है, ये वाला रीजन जो होता है, इनको हम कहते हैं टीलोमर, और इनमें इरोजन होने लगे, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कोई स्ट्रेस आ जाए, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कोई स्ट्रेस आ जाए, या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोले कोई ऑक्सीडेटिव या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनने लगे, उस टाइप का स्ट्रेस आ जाए, तो उससे हम जब ये सारे स्ट्रेसेस आएंगे तो P53 प्रोटीन एक्टिव होगी, और P53 प्रोटीन जब एक्टिव होगी तो हमारा डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेस आएंगे, लाइक एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस बोले तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ की एक मैकेनिज्म है, प्रोग्राम सेल डेथ की एक मैकेनिज्म है, ठीक है। या डीएनए रिपेयर मतलब सेल साइकिल को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो डीएनए को रिपेयर किया जाए। अगर किस टाइप का है, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए डैमेज हो जाए उस समय, तो फिर हमें डीएनए को रिपेयर करना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस हो जाए या ग्रोथ को अरेस्ट हो जाए। तो ये सारी प्रोसेस होती कैसे है, इसे समझना है हमें, ठीक है। सबसे पहले हमने देखो क्या देखा है, सबसे पहले हमने इसके बारे में देखा है कि P53 प्रोटीन जो है वो बनती कैसे है, ये किस जीन के द्वारा इनकोड होती है। तो T53 जीन्स के द्वारा ये इनकोड होती है और P53 प्रोटीन बनती है, इसे ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन और इसे ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। इस प्रोटीन को हम गार्जियन ऑफ इस जीन को या इस प्रोटीन को हम गार्जियन ऑफ द जीनोम भी कहते हैं और इसे सेलुलर गेट कीपर भी कहते हैं। इसकी पोजीशन बताइए, और ये प्रोटीन कैसे पार्टिसिपेट करती है, कैसे एक्टिव होती है सेल्स के अंदर, हमने उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया। सेलुलर स्ट्रेसेस होते हैं डिफरेंट टाइप के सेलुलर स्ट्रेसेस लाइक माइटोटिक एपरेटस डिस्फंक्शन, टीलोमर इरोजन, डीएनए रेप्लिकेशन स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये सारे जब स्ट्रेसेस होंगे तो P53 प्रोटीन एक्टिव होगी, जो फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करेगी, लाइक एपोप्टोसिस, डीएनए रिपेयर में, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म को भी इम्प्रूव करेगी और ग्रोथ अरेस्ट करेगी, सेल साइकिल की ग्रोथ को। इसीलिए इसे क्या बोला गया, ट्यूमर सप्रेसर जीन भी बोला गया, क्योंकि जब ये ग्रोथ को, जैसे मान लो एक सेल से बहुत सारी जब सेल्स बनने लगती हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ होने लगती है, तो उसे ट्यूमर कह देते हैं। लेकिन जब ये सेल साइकिल को ही एक सेल को ही अरेस्ट कर देगा, उसमें डिवीजन नहीं होने देगा, तो ट्यूमर होगा ही नहीं। तो इसीलिए इसे हम ट्यूमर सप्रेसर जीन भी कहते हैं। अब ये कैसे पार्टिसिपेट करता है उसकी हम मैकेनिज्म यहाँ पर देख लेते हैं।
देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक नेगेटिव रेगुलेटर होता है MDM2। क्या होता है? एक नेगेटिव रेगुलेटर होता है MDM2। MD दूसरा पेज से लिखते हैं। एक नेगेटिव रेगुलेटर होता है MDM2 जो P53 प्रोटीन पर नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है। मतलब जो हमारी P53 प्रोटीन है उस पर ये यूवी क्यूटीन टैग प्रोवाइड कराता है, जिससे उसका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन होता रहता है, जिससे P53 प्रोटीन हमारी सेल्स में डिग्रेड होती रहती हैं, जिससे उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन जैसे ही कोई स्ट्रेस आता है, थोड़ा इसे नीचे बना दें जिससे हम सही से इसे दिखा सकें। ठीक है, MDM2 विद P53। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये डीएनए है और इस डीएनए में डबल स्टैंडर्ड ब्रेक लग गया। यहाँ पर अगर डबल स्टैंड ब्रेक लग गया तो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक में हमने डीएनए डैमेज चेक पॉइंट अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन पता होना चाहिए जब डीएनए डैमेज चेक पॉइंट चलता है तो वहाँ पर सिग्नलिंग डबल स्टैंडर्ड ब्रेक होता है, तो एक पाथवे होता है डीएनए को रिपेयर करने का, वहाँ पर चलता है एटीएम पाथवे। एटीएम पाथवे CHK2 प्रोटीन को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। और ये दोनों क्या हैं? काइनेजेज है। ये दोनों क्या हैं? काइनेजेज है, मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप को ये ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, ये CHK2 प्रोटीन जैसे ही एक्टिव होती है ये यहाँ पर प्रेजेंट P53 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप करा देती है, मतलब P53 प्रोटीन का ये फास्फोराइलेशन करा देती है। P53 प्रोटीन का जैसे ही फास्फोराइलेशन होता है P53 प्रोटीन अब MDM2 के साथ इंटरेक्ट नहीं होती है और जिससे उसका यूवी क्यूटेशन डिग्रेडेशन नहीं होता है। मतलब P53 प्रोटीन फिर डिग्रेड होना बंद हो जाती है। मतलब यहाँ पर अब फास्फोराइलेशन होगा ड्यू टू CHK2 और यहाँ पर P53 प्रोटीन सेपरेट हो जाएगी और इसका फास्फोराइलेशन हो जाएगा और MDM2 अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि MDM P53 प्रोटीन का डिग्रेड करा रहा था, अब P53 प्रोटीन का डिग्रेडेशन नहीं होगा तो इसका नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही P53 प्रोटीन एक्टिव होती है तो यह एक प्रोटीन होता है उसको सिंथेसिस कराता है, क्योंकि अब ये P53 प्रोटीन जो है वो काम करने लगती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है P21 जीन के लिए। किसके लिए? P21 जीन के लिए। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन का काम करता है तो ये बनाता है P21 प्रोटीन। P21 प्रोटीन एक CKI है, बोले तो CDK इनहिबिटर प्रोटीन है। CDK इनहिबिटर प्रोटीन है और इसको समझ लो, फिर उसके बाद यहाँ पर समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें। CDK इनहिबिटर या बोलें तो CKI क्या होती हैं? ये CDK इनहिबिटर प्रोटीन होती हैं, इनहिबिटर प्रोटीन होती हैं। आपने अगर सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़ा होगा, सेल साइकिल में लिए रेगुलेशन के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर एक साइक्लिन और दूसरा CDK। ठीक है, इसका जब कॉम्प्लेक्स बनता है साइक्लिन का और CDK का, तो ये कॉम्प्लेक्स सेल की अलग अलग फेजेस में अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनता है, जिससे सेल साइकिल आगे प्रोग्रेस होती है। जैसे मान लो अगर सेल साइकिल G1 में है तो वहाँ पर डी साइक्लिन और CDK 4 या 6 लगता है। अगर मान लो G1 S में है, अगर G1 से S फेज में जा रहा है तो वहाँ पर लगती है E साइक्लिन और CDK 2। ये कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में सेल अलग अलग फेजेस में अलग अलग ग्रो करती है। ठीक है, तो CKI क्या होता है? ये CDK जो प्रेजेंट होता है इस कॉम्प्लेक्स पे, उस पे
उससे क्या कर देती है, उसके साथ बाइंड हो जाती है और उसे इनहिबिट कर देती है, उस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देगी। तो जब जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देगी, मान लो अगर यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर इनहिबिट किया जो जीवन में प्रेजेंट है, तो अब साइकिल जीवन में ही इनहिबिट हो गई, या सेल जो है जीवन फेज में ही इनहिबिट हो गई। अब जीवन फेज से सेल आगे नहीं जा सकती, तो ट्यूमर सप्रेशन की तरह काम करेगा, सेल आगे डिवाइड ही नहीं होगी। क्योंकि ट्यूमर कैसे काज होता है, जब जब अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन होता है, इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, तो उसे हम कहते हैं ट्यूमर। लेकिन जब सेल डिवीजन को हम रोक दे रहे हैं जीवन फेज में ही, तो अब ट्यूमर कैसे काज होगा, ट्यूमर वहीं पे सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही इसने P21 प्रोटीन को एक्टिव किया, P21 प्रोटीन को जैसे ही एक्टिव करेगा, ये इंटरेक्ट कर जाएगा किसके साथ, ये इंटरेक्ट कर जाएगा G1 SCDK के साथ या SCDK के साथ। जैसे ही इनके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, इन कॉम्प्लेक्सेस को ये कर देगा क्या, इनएक्टिव। जैसे ही इन कॉम्प्लेक्सेस को ये इनएक्टिव करेगा, आगे सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, सेल डिवीजन या सेल साइकिल ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये इसके प्रोसेस है। अगर यहाँ पर आपको कहीं पे भी किसी को समझ ना आया हो, वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। ठीक है, दूसरा काम इसका होता है एपोप्टोसिस का। P53 प्रोटीन का दूसरा काम क्या है, एपोप्टोसिस का। एपोप्टोसिस में कैसे पार्टिसिपेट करती है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो सेल को हमने अरेस्ट तो कर लिया, जीवन फेज में ही अरेस्ट कर लिया, और डीएनए फिर भी रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो अब सेल आगे म्यूटेशन काज ना करे, उस सेल में म्यूटेशन ना हो, इसलिए सेल दूसरा रास्ता चुनती है कि वो अपने आप को मार दे। सेल वो अपने आप को मारती कैसे है, उसके लिए अलग पाथवे चलता है। जब MDM2 और P53 यहाँ पर है और वही डीएनए डैमेज के द्वारा CHK2 प्रोटीन एक्टिव होगी, CHK2 प्रोटीन इसे फास्फोराइलेट कराएगी, तो P53 क्या होगा, फास्फोराइलेट हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। ये P53 प्रोटीन दो प्रोटीन्स को सिंथेसिस कराता है, पूमा एंड नॉक्सा। पूमा एंड नॉक्सा BCL2 फैमिली की प्रोटीन्स हैं, और उसमें भी ये BH3 ओनली डोमेन वाली प्रोटीन है। जब हम एपोप्टोसिस पढ़ाएंगे तो वहाँ पर समझ आएंगी आपको ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो पूमा और नॉक्सा जो होती हैं वो ओनली BH3 ओनली डोमेन वाली प्रोटीन्स होती हैं, और ये जैसे ही इनको बोलते हैं हम प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं हम, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स बोलते हैं। ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स एक्टिव या माइटोकॉन्ड्रिया परमेलाइज कर देती हैं, क्योंकि एक एपोप्टोसिस का पाथवे होता है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे, जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है उसमें इन्वॉल्व होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पर आपको समझा देते हैं। दो प्रोटीन्स P53 ने बना दी, पूमा एंड नॉक्सा। ठीक है, ये प्रोटीन जैसे ही एक्टिव होती हैं, ये बनाती हैं बैक। ये किसका सिंथेसिस कराते हैं, बैक का, या फिर बैक का कराएंगी, या फिर किसका कराएंगी, बैड का, बैक का करा देंगी। ठीक है, उसके अलावा और सारी प्रोटीन है, वैक्स है, बॉक है, ये सारी प्रोटीन कराएंगी। इन प्रोटीन्स को एक्टिव करा देता है। अब ये प्रोटीन्स जो होती हैं, ये होती हैं BH123 डोमेन वाली। इनमें BH123 डोमेन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें सिर्फ BH3 डोमेन होता है, यहाँ पर 1 2 3 दोनों होते हैं। ये बैक्स एंड बैक माइटोकॉन्ड्रिया पर, ये बैक्स एंड बैक माइटोकॉन्ड्रिया पर या माइटोकॉन्ड्रियल की आउटर मेम्ब्रेन को परमेलाइज बना देते हैं। क्या बना देते हैं, परमेलाइज बना देते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं MOMP, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमेलाइजेशन। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, इन प्रोटीन्स के द्वारा होता है। और इसकी इनर मेम्ब्रेन पर साइटोक्रोम C प्रेजेंट होते हैं। ये साइटोक्रोम C बाहर आ जाते हैं, साइटोक्रोम C बाहर आ जाते हैं, और एक ये प्रोटीन होती है APAF फर्स्ट। ये एक प्रोटीन होती है, इसके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं
और ये एक्टिव करा देते हैं कैस्पेजेस को। ये कैस्पेसेस आगे क्या कराती हैं, सेल डेथ कराती हैं, जिसे बोलते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, तो समझ गए क्या होता है। एपोप्टोसिस में कैसे पार्टिसिपेट करती है, एपोप्टोसिस में ऐसे पार्टिसिपेट करती है जैसे ही हमारा डीएनए डैमेज से p53 प्रोटीन एक्टिव हुई। p53 प्रोटीन जो हमारी पूमा एंड नॉक्सा प्रोटीन्स होती हैं उनको एक्टिव करती हैं, और ये पूमा नॉक्सा जो प्रोटीन होती हैं BH3 ओनली प्रोटीन्स होती हैं। इसको जब हम एपोप्टोसिस डिस्कस करेंगे तब बता देंगे। अब ये पूमा एंड नॉक्सा एक्टिव कराती हैं बैक एंड बैक्स को, जो होती हैं BH123 प्रोटीन्स। BH123 प्रोटीन्स ओनली जो प्रोटीन्स होती हैं वो आउटर माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेंबर को परमेलाइज कर देती हैं, या परमेबलाइज कर देती हैं। जैसे ही उसे परमेबलाइज करती हैं तो वहाँ से एक प्रोटीन साइटोक्रोम सी बाहर निकलती है। ये साइटोक्रोम सी प्रोटीन जो होती है APAF प्रोटीन फर्स्ट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जो कैस्पेसिस को एक्टिव कराती हैं, और कैस्पेसिस जो होती हैं वो सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ऐसे ही एपोप्टोसिस में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अगर अब कहीं पर आपको P53 में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।